एनसीईआरटी सीरीज में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी रेखा और कोण के जो शेष पार्ट है उनको देखने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जब इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो हम लोगों का रेखा और कोण से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल हम लोगों को आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोण के प्रकार जान ले, क्योंकि इससे पहले अध्याय में हम लोगों ने कोण को देखा था कि क्या होता है और आज जो है हम लोग कोण के प्रकार को जान लेते हैं। तो पहला जो कोण है हम देख लेते हैं। कोण के प्रकार में जो पहला जो है उनको जान लेते हैं। तो पहला हम लिखते हैं समकोण। समकोण, हम समकोण से पहले न्यून कोण भी लिख सकते थे, लेकिन समकोण इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह आधार बनेगा। तो यहाँ पहले हम क्या कर लेते हैं, समकोण को जान ले। तो समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, यानी वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर होगा उसी को हम लोग समकोण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे इसको परिभाषित कर ले, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। उसे समकोण कहते हैं। अगर इसका फिगर बनाना चाहे तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका नाम देते यह ए, इसका नाम ओ और इसका नाम बी दे देते थे। यहाँ पर जो यह एंगल बन रहा है यदि 90 डिग्री का बनेगा तो यह समकोण होगा। अब यही नहीं कि यहीं पे मान के चलते हैं कि हम ऐसा देते हैं और एक नीचे हम किरण खींचते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम डी देते हैं। यदि यह जो इसका नाम ओ देते हैं, यदि यह ओ सी लंब है ओ डी, यहाँ पर जो है यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात ये सभी यह जितना भी है यह समकोण के अंतर्गत आएगा। तो पहले समकोण हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे न्यून कोण और उसके बाद पढ़ेंगे अधिक कोण। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं और न्यून कोण को लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग अधिक कोण को देखेंगे कि अधिक कोण क्या होता है। दूसरा जो कोण है वो है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है इसको पहले हम लोग परिभाषित कर ले। वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, चाहे वो 89 डिग्री ही क्यों ना हो, तो उसको भी हम न्यून कोण के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, 90 डिग्री से पहले तक, यानी 89 डिग्री तक के कोणों को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यून कोण का परिभाषा, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। इसमें स्पष्ट है कि 90 डिग्री से कम जो भी कोण होगा उसको न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि यदि बात कहे तो जैसे में हम लोग कह लेते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 89 डिग्री तक, यह जितने 89 डिग्री तक यदि होगा तो यह जो होगा वह न्यून कोण के अंतर्गत होगा। 3 नंबर में हम लोग देख लेते हैं अधिक कोण। अब ये अधिक कोण किसको कहेंगे, तो वैसा कोण जो क्या होगा 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होगा, वैसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले परिभाषित कर देते हैं, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिकोण
उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यदि बात हम लोग करें, यह जो है 90 डिग्री से अधिक की बात कर रहा है, तो अर्थात यह 91 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, तो 180 डिग्री से कम, तो यानी 179 डिग्री तक के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो अधिक कोण के अंतर्गत। हमने 4 नंबर में लिखा है रिजु कोण। तो यह रिजु कोण क्या होता है, जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे। तो पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं। और इसका फिगर जो है वह यह यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वह 180 डिग्री का कोण बनाएगा और इधर से भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर में जो होगा वह होगा संपूरक कोण। संपूरक कोण का भी परिभाषा लिख ले, यानी वैसा कोण, यदि वैसा 2 कोण की बात हम करते हैं जिसके माप कितना हो 180 के बराबर हो उसी को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित कर ले। वैसा 2 कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसके फिगर को हम लोग देख ले कि इसका फिगर कैसा होता है। यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी कर देते हैं और यहाँ से मान के चलते हैं कि यह सी है। तो मतलब यह कोण और यह कोण दोनों मिला के यदि 180 डिग्री होगा तो इसी को हम लोग एक दूसरे का क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। यानी कि अगर हमको पूछेगा सवाल में, मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि 95 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करे, तो सीधी बात है कि यहाँ पे जो है यह जो कह रहा है कि 95 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं कि 2 कोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसी को हम लोग संपूरक कहेंगे। तो हम लोग सीधी सी बात है, इसको हल करने के लिए 180 डिग्री में से 95 डिग्री को घटा लेंगे, घटाइएगा तो यह जो है 85 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि 95 डिग्री का संपूरक जो होगा वह कितना होगा, 85 डिग्री होगा। अर्थात 85 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो यह 180 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। यह संपूरक के बाद हम लोग देख लेते हैं पूरक कोण। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण को भी देख ले। पूरक कोण 6 नंबर में लिख लेंगे पूरक कोण। अब पूरक कोण जो होगा वह क्या होगा, तो लिखते हैं वैसा कोण, वैसा 2 कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर मान के चलिए ऐसा है, ठीक है,
इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, और एक और इधर मान लेते हैं इसको सी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यदि 90 डिग्री होगा तो यह जो है एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। इसमें भी यदि प्रश्न की बात करें तो यह भी क्वेश्चन कर सकता है। सपोज कर कीजिए कि 65 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा। प्रश्न होगा कि 65 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करे। तो एकदम सिंपल सी बात है कि अब 65 डिग्री का पूरक कोण कह रहा ज्ञात करने, नहीं जानते हैं तो 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटाएंगे। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो यह होगा 2, यानी 25 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरक कोण को भी ज्ञात करते हैं। एक और कोण छूट रहा है, उन कोणों को हम लोग देख लेते हैं। तो उस कोण का नाम है प्रतिवर्ती कोण। तो पहले इसको नोट आउट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रतिवर्ती कोण को भी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिवर्ती कोण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण हो जाता है, तो इनको भी हम लोग परिभाषित कर ले। तो यह जो होता है प्रतिवर्ती कोण जो होता है वह क्या होता है, इसको हम लोग परिभाषा देने से पहले समझ लेते हैं। यानी वैसा कोण जिसकी माप 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा, वैसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इसका परिभाषा कैसा होगा। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखिए यह होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेके यह ऐसा, ठीक है। तो यह जो है देखिए यहाँ पर यदि इसको गौर से देखिएगा तो यह एक रेखा पर जो बना कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मापेंगे तो यह जो है 100, देखिए यहाँ पे यह लाइन अगर यहाँ तक आता तो यहाँ से यहाँ तक यह 180 का माप देता है, लेकिन यह जो है इधर गया, ये पूरा गोल नहीं हुआ, नहीं। तो यह पूरा यदि गोल होता तो यह जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि वृत्त का जो माप होता है टोटल, मान के चलिए यहाँ शुरू किया और यहाँ पे आके ख़त्म यदि होता है तो यह टोटल एंगल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो यह देखिए यहाँ पे पूरा वृत्त नहीं बना है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यह जो इधर से कोण बना है इसी को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कोण बन रहे थे उन इम्पोर्टेंट कोणों को देखने का प्रयास किया। आगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा वो देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमने शीर्षाभिमुख कोण लिखा है, यह हमारे इस पूरे थ्योरम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप लोग याद भी रखें कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और इनके क्या क्या गुण होते हैं, उन सारे गुणों को भी हमको याद रखना होगा यदि हमको सही तरीके से किसी भी थ्योरम को सिद्ध करना हो तो। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो इसको हमने यहाँ पे परिभाषित किया है। तो पहले इनके परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बाद इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा है दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणें के दो युग्म हो। कहने का अर्थ देखिए यहाँ पे हमने एक रेखा लिया है AB और एक लिया है CD, यह एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना, अर्थात AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ से OA और OB दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तथा यहाँ देखिए OC और OD जो है वह एक दूसरे का विपरीत है। तो हम इस कोण को और इस कोण को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कोण का जो यहाँ पे देखिए कोण AOC जो है वह और कोण DOB या इसी को BOD भी पढ़ सकते हैं। इस कोण को हम लोग AOC
या इसी कोण को हम लोग COA भी कह सकते हैं। यह दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हुए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण AOC, या इसी को लिख सकते हैं COA, लेकिन A पहले आता है अल्फाबेट में तो इसलिए हमने A पहले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम शीर्षाभिमुख कोण के युग्म लिख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के युग्म, कोण के युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। शीर्षाभिमुख कोण के युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसका जोड़ा क्या क्या होगा, तो AOC, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण, या कोण का चिन्ह होता है AOC। अब देखिए इसमें भी लिखने का तरीका होता है। AOC जो लिखे हैं अर्थात इस कोण को यदि दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे बिंदु O है और इस कोण को दर्शा रहे हैं, तो जिस कोण को दर्शाते हैं उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे बिंदु यह O है तो हम इसको लिखें AOC, या इसी को हम लिख सकते थे COA। ठीक है, कोण COA, दोनों एक ही बात है। यह जो है यह एवं इसका युग्म कौन सा होगा, तो DOB या BOD। तो पहले ABCD में B आता है तो इसको हम लिखते हैं BOD, कोण BOD, इस कोण की बात कर रहे हैं। अब जो है दूसरा, एक तो यह हुआ, एक युग्म यहाँ से निकलता है, दूसरा युग्म क्या होगा, तो यहाँ देखिए एक तो यह हो गया और एक होगा यह और यह। तो पहले इस कोण को लिखते हैं, या पहले इसी को लिख लीजिए कोण AOD, यहाँ लिखते हैं कोण AOD एवं क्या होगा कोण BOD, कोण BOC, कोण BOC, मतलब यह कोण और यह कोण जो होंगे एक दूसरे का क्या होगा, युग्म होगा, अर्थात जोड़ा होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण को समझा, और इस पर क्या क्या थ्योरम होगा वो हम लोग आगे जरूर देखेंगे। तो इससे शीर्षाभिमुख कोण के आगे क्या होता है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास कर लेते हैं आगे। अब देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जैसे कि मान के चलिए कि दो रेखाएं यदि एक ही तल में स्थित हो और उसमें कोई बिंदु एक उभयनिष्ठ हो, मानते यह A है, यह B है, यह C है और यह D है। अब देखिए इस दोनों में एक बिंदु पे यह जो बिंदु है वह क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में यह बिंदु आ रहा है। तो इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, और इस दोनों रेखा को, यह AB और CD को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो इन दोनों को परिभाषित करने के लिए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि AB को क्या करता है, CD काटता है, तो यह CD AB के लिए CD हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, AB के लिए CD और CD के लिए AB इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और जिस बिंदु पे यह काटेगा उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेदी, यह जो प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। तो वह बिंदु जिस पर एक दूसरे को क्या करता, वह बिंदु जिस पर एक दूसरे को क्या करता होगा, प्रतिच्छेद करता होगा, उसी बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रतिच्छेदी रेखाएं देखा। अब हम लोग देख लेते हैं इससे आगे समांतर रेखाएं हैं, आसन्न कोण है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको इरेज कर लेते हैं, तो आप लोग इनको
नोट आउट कर ले। देखिए हमने लिखा है समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखा किसको कहते हैं, पहले इनको परिभाषित कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझ लेते हैं। तो समांतर रेखा कहते हैं जब दो या दो से अधिक रेखाएं के बीच की दूरी यदि हमेशा समान हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। हम लोग इनके फिगर को देखिए, यदि दो रेखाएं ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। यहाँ देखिए यदि इसके बीच की दूरी या अर्थात अगर यह 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 5 मीटर है और यह दूरी हमेशा बना हुआ रहे, तो ऐसे भुजाओं को एक दूसरे का समांतर भुजाएं कहते हैं। और समांतर भुजाओं के लिए जैसे इसको यदि लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए बी और समांतर सी डी, ये समांतर का चिन्ह होता है। तो इनको भी आप लोग नोट आउट कर ले। और इसके बाद जो है हम लोग समांतर रेखाएं देख लिए हैं, इसके बाद जो है हम लोग आसन कोण देखेंगे और आसन कोण के बाद हम लोग देखेंगे आसन भुजाएं क्या होती है। देखिए हमने लिखा है आसन कोण, या इसी को हम लोग लगातार कोण भी कह सकते हैं, लगातार कोण। अब देखिए ये लगातार कोण क्या होगा, लगातार कोण किसको कहते हैं, पहले इसको हम लोग फिगर से समझते हैं और इसके बाद जो है इसको हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज लेते हैं ताकि हमें समझ में पूरी तरह से आए। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह ले। अब देखिए इसमें कहता है कि आसन कोण की बात कर रहा है, मतलब आसन कोण को हमने कहा कि लगातार कोण। लगातार कोण क्या होगा, अर्थात देखिए यहाँ पे यदि इस कोण ए की बात करें तो इसका कोण लगातार क्या होगा, तो कोण ए का लगातार कोण यह होगा कि यह होगा। तो यहाँ पे यह निश्चित रूपेण बी होगा, सी नहीं होगा क्योंकि यह जो है बहुत दूर है, और ए के बाद बी आएगा और यह भी कोण लगातार होगा। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, अगर मान के चलिए हमको पूछेगा कोण ए का लगातार कोण या इसी को आसन कोण कहेंगे, तो आसन कोण कौन सा होगा, तो कोण बी और कोण डी होगा। तो ऐसा कौन सा परिभाषा होगा जिसके अंतर्गत कोण बी और डी होगा और सी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें देखिए यह भुजा जो है इस कोण को और इस कोण को बनाने के लिए उत्तरदायी है, नहीं, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि यह भुजा इस दोनों कोण में उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार देखिए इस कोण में और इस कोण में यह भुजा जो है यह भी क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात यह दोनों कोण जो है, यह कोण और यह कोण एक दूसरे का आसन कोण कहलाएगा। तो इसको हम लोग परिभाषित कर ले। इनको हम लोग आसन कोण को परिभाषित कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वैसा दो कोण जिनके बीच एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन कोण कहते हैं। तो इनका जो फिगर लिखे थे, एक बार फिगर को हम फिर से बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, यह ए, यह बी, यह सी और यह डी। अब देखिए इस कोण को लिखने के लिए, कोण ए को लिखने के लिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कोण बी ए डी, या इसी को हम कह सकते हैं कोण डी ए बी। उसी प्रकार कोण बी को बोलने के लिए हमको क्या करना होगा, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए।
उसी प्रकार यदि सी को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी को कोण बी सी डी, या इसी कोण सी को क्या लिख सकते हैं, कोण डी सी बी। और उसी प्रकार कोण डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी सी या कोण सी डी ए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा कोण, मान के चलिए कोण ए का अगर आसन कोण पूछेगा, हमको प्रश्न यदि पूछेगा इस फिगर में दिया हुआ जो फिगर है, इस फिगर में यदि कोण पूछे, क्वेश्चन करके पूछेगा कि कोण ए का, या ए को हम कोष्ठ में लिख लेते हैं, कोण ए को क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोण बी ए डी, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर कर लेते हैं कोण डी ए बी, कोण डी ए बी। इस तीनों का मतलब एक ही होता है, ये तीनों का मतलब एक ही है, या तो इसको इस कोण को हम कोण डी ए बी या कोण बी ए डी या कोण ए भी कह सकते हैं। तो अब देखिए अगर हमको पूछेगा कोण ए का, यह फिगर दे देगा, सवाल में पूछेगा कोण ए का आसन कोण कौन सा होगा, आसन कोण, कौन कौन है, आसन कोण कौन कौन है। यदि ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हो जाएगा कोण बी तथा क्या होगा, कोण डी, और यह सी नहीं होगा। तो इसका परिभाषा हम लोग जो लिखे हैं उसके आधार पर इस दोनों कोण को बनाने के लिए यह भुजा उभयनिष्ठ है, उसी प्रकार कोण ए और कोण डी में यह भुजा उभयनिष्ठ है, तो कोण ए का यह कोण लगातार और यह कोण लगातार। उसी प्रकार यदि बी का पूछेगा तो बी का लगातार ए और कोण सी। उसी प्रकार यदि सी का पूछेगा तो कोण बी, क्योंकि यह भुजा इस दोनों में उभयनिष्ठ है, और इधर देखिए यह भुजा इन दोनों कोण में उभयनिष्ठ है, तो मतलब यह कोण क्या होगा, एक दूसरे का आसन कोण होगा। उसी प्रकार यदि कोण डी का आसन कोण पूछेगा तो कोण ए हो जाएगा और कोण सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आसन कोण को देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि आसन भुजा क्या होता है, तो पहले इसको आप लोग नोट आउट कर ले और इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग आसन भुजा जानेंगे कि आसन भुजा क्या होती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे आसन भुजा। ये आसन भुजा क्या होता है, पहले इनको भी फिगर में समझ लेते हैं और इसके बाद इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ देखिए एक फिगर लिया हमने चतुर्भुज का ए बी सी डी। अब देखिए दो भुजा, मतलब आसन भुजा का मतलब होता है लगातार भुजा। यह भुजा जैसे यहाँ पे देखिए ए बी का लगातार भुजा कौन सा होगा, बी सी होगा। उसी प्रकार क्या होगा, ए डी होगा। अगर ए बी की अगर भुजा ए बी की लगातार भुजा की बात करें, इसका लगातार भुजा हो जाएगा बी सी तथा क्या होगा, ए डी। क्यों होगा, यह क्यों नहीं होगा ए बी का लगातार, तो यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके बीच एक उभयनिष्ठ कोण नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस भुजा और इस भुजा में यह कोण जो है यह उभयनिष्ठ है, और इस भुजा और इस भुजा में यह कोण उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब दो लगातार, मतलब दो कोण आसन कोण हो, आसन भुजा होंगे यदि उसके बीच एक कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो वैसे भुजा को क्या कहेंगे, आसन